हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम अग्रवाल पब्लिकेशन के यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के श्योर सीरीज को देखेंगे। और आज का पेपर जो है वो है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इस पेपर के कुछ लघुत्तरी प्रश्नों को हमने चैप्टर 1 के कंप्लीट करा दिया है। आज हम हमारा एक चैप्टर 1 का एक और लघुत्तरी प्रश्न बचा था, उसको भी आज कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा चैप्टर 1 का लघुत्तरी प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसके अति लघुत्तरी और फिर हम इसके बहुकल्पी प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो इस पेपर का चैप्टर 1 है वो है बाल विकास, जिसके अंतर्गत हम अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र को देखते हैं। तो इसके हम लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ चलिए बढ़ते हैं, जो हमारा लघुत्तरी प्रश्न बचा हुआ है। तो हम आ चुके हैं अपने लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ। और हमारा जो क्वेश्चन आज हम देखेंगे वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो फटाफट जाइए, प्लेलिस्ट को चेक करिए। यूपी डीएलएड अग्रवाल पब्लिकेशन यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास और एवं सीखने की प्रक्रिया, इस नाम की प्लेलिस्ट होगी। वहाँ पे आपको इसके और भी क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो शिक्षक के लिए बाल विकास की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए। तो बाल विकास शिक्षक के लिए क्यों ज़रूरी है, नहीं बच्चे के बारे में जानने के लिए कि बच्चे का विकास किस तरह से होता है, ये शिक्षक को जानना क्यों आवश्यक है वो हमें बताना है। ठीक है, तो शिक्षक के लिए बाल विकास की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। उत्तर में आप डाल सकते हैं कि शिक्षक के लिए बाल विकास की आवश्यकता, या फिर विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका, यानी बाल विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका। कोई भी इस तरह से आप हेडिंग डाल सकते हैं। मैंने 3 हेडिंग बता दी है आपको। या तो आप डालिए शिक्षक के लिए बाल विकास की आवश्यकता, ये हेडिंग हो सकता है, या बाल विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका, ये हेडिंग हो सकता है, या फिर विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका। ठीक है, तो क्योंकि जो यहाँ पर मेन हमारा पॉइंट है वो यही है कि बच्चे के विकास के बारे में जानने के लिए जो है शिक्षक को बाल विकास की जानकारी क्यों होनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है, तो वही हमको यहाँ पे बताना है। तो पहला पॉइंट आप रखेंगे कि घर के बाद वह स्थान स्कूल ही है जहाँ बालक अपना अधिकतम प्रभावी समय बिताता है और शिक्षक तथा छात्रों में संपर्क में रहता है। तो हमें भी पता है, हम सबको पता है कि हम जो है एक समय के बाद, जो हमारी स्टार्टिंग के जो एज होती है 3, 4, 5, इसके बाद फिर हमें विद्यालय में जाना पड़ता है। और आप देखें तो काफ़ी टाइम हम अपने विद्यालय में जो है स्पेंड करते हैं, बिताते हैं। तो घर के बाद एक स्कूल ही ऐसी जगह होती है जहाँ बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता है। तो और वहीं पर जो है शिक्षक और छात्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो बच्चे के बारे में जानने जो है कहीं ना कहीं शिक्षक को बहुत ज़रूरी होता है जानना कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ पर बच्चे को सुधारने की ज़रूरत है, कहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, उसको सही किया जाए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षक को बाल विकास की जानकारी जो है वो होनी चाहिए। शिक्षक को है बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। अगला पॉइंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसीलिए विकासशील बालक के स्वस्थ विकास के लिए शिक्षकों की बड़ी जिम्मेदारी है। हम बालक के बारे में जो जानते हैं वो काफ़ी विस्तृत और प्रभावशाली है, परंतु जो हम नहीं जानते हैं वह और भी विस्तृत और प्रभावी है। इसीलिए एक शिक्षक को चाहिए कि वो अपने छात्रों को सूचना एवं संचार, आर्थिक प्रयासों, परिणामी, सामाजिक, सांस्कृतिक और मूल्य परिवर्तन के बदलते संदर्भों से अवगत कराए। यानी हम सभी जानते हैं कि हम अपने घर के अलावा विद्यालय में जाते हैं और विद्यालय में हमें हमेशा नई नई चीज़ें सीखने जानने का मौका मिलता है। कई लोगों के साथ हम वहाँ पे रहते हैं, अध्यापक हो गए और भी जो शिक्षकगण हो गए, फिर बच्चे हो गए, अलग अलग तरह के जो विभिन्नता से भरपूर पूरा होता है हमारा विद्यालय। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि बच्चे के बारे में जो है शिक्षक को बाल मनोविज्ञान या बाल विकास की जानकारी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चा विद्यालय में रहता है और विद्यालय में उसे हर तरह के जो है चीज़ों से वो अवगत होता है। बहुत अलग अलग सूचनाएं वहाँ से उसे मिलती हैं। तो शिक्षक की ये जिम्मेदारी है कि शिक्षक जो है क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, कहाँ पर क्या गलत है, क्या सही है, हमारे जो सांस्कृतिक, हमारे जो सामाजिक, हमारे जो नैतिक मूल्य हैं वो बच्चों में जागृत करना, बच्चों को समझाना, सिखाना, अलग अलग तरह की सूचनाएं देना, संचार के बारे में बताना, उनको आर्थिक प्रयासों के बारे में अवगत कराना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अगर बच्चे जानेंगे तो वो किसकी वजह से जानेंगे, अध्यापक की वजह से जानेंगे। और ये अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वो सभी बच्चों को हर तरह की जो है जानकारी उपलब्ध कराए, जो कि विद्यालय के अंतर्गत रह के देनी ज़रूरी है। तो ये एक शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए भी जो है बाल मनोविज्ञान जो है
शिक्षक को जो है उससे अवगत होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की शौक अलग होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता से भरपूर होता है विद्यालय, और ये शिक्षक की ही जिम्मेदारी है कि वो हर बच्चे पे ध्यान दे, किसी एक बच्चे या किसी पर्टिकुलर बच्चे पे नहीं। अगला पॉइंट है बालकों का शारीरिक स्वास्थ्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सफलता और दक्षता के लिए अनिवार्य है। तो हम भी जानते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम एक मुहावरा आपने सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो बच्चा अगर स्वस्थ रहेगा तो वो अपनी लाइफ में जो है ज़्यादा से ज़्यादा सफलता हासिल कर पाएगा, दक्षता हासिल कर पाएगा। और इसके लिए बालकों को जो है शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जानना ज़रूरी है। और ये काम जो है कौन कर सकता है? अध्यापक कर सकता है। अध्यापक बच्चों को बता सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप स्वस्थ रहते हैं। योग के बारे में बता सकता है, प्राणायाम के बारे में बताता है, साथ ही एक्सरसाइज करने के लिए कहता है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें बताता है जो कि बच्चे के स्वास्थ्य से रिलेटेड होती हैं, और वो कितनी इम्पॉर्टेंट है ये अध्यापक उनके बारे में बताता है। साथ ही बच्चों को उसके बारे में प्रेरित भी करता है। ठीक है, तो ये काम करने के लिए भी देखिए अध्यापक को बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा का एक नियमित कार्यक्रम होना चाहिए और खेलकूद में उदार भागीदारी के लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। बालक के विकास में जो है बाल मनोविज्ञान या बाल विकास में जो है शिक्षा की आवश्यकता को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अध्यापक जो है कहीं ना कहीं अध्यापक का ये कर्तव्य है कि बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में तो जानकारी दे ही दे, ठीक है, लेकिन साथ ही विद्यालय में भी जो है कुछ कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहे, और कुछ कार्यक्रम जो है आयोजित भी करवाए, खेलकूद प्रतियोगिता करवाए, जिससे कि बच्चे विद्यालय में भी खेलकूद में जो है भागीदारी दें। और साथ ही विद्यालय में जो भी खेलकूद से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं उसकी पर्याप्त सुविधा भी होनी चाहिए, ताकि बच्चे को किसी भी तरह से चोट वगैरह ना लगे। तो इस काम के लिए भी अध्यापक को जो है बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के बारे में जो है जानना जरूरी है। अगला पॉइंट है प्रत्येक छात्र को खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कौशल को खेल और शारीरिक गतिविधियों में विकसित किया जाना चाहिए। बालकों के आयु स्तर के लिए उपयुक्त खेल गतिविधियां और शारीरिक अनुभव आयोजित किए जाने चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है कि हम खेल कूद की बात कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य शिक्षा में हमने अभी लास्ट पॉइंट में ये देखा कि खेलकूद की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये है कि देखिए प्रत्येक छात्र को खेलकूद में भाग लेने के लिए शिक्षक जो है प्रोत्साहित करे, और साथ ही जो भी खेल हो रहे हैं वो बच्चों के आयु स्तर के हिसाब से हों, और बच्चों को आयु स्तर के हिसाब से खेल चयनित करने के लिए भी कहा जाए। और साथ ही जो भी खेल की गतिविधियां हैं वो उन सभी चीज़ों का ध्यान भी रखा जाए कि कहीं पर किसी भी तरीके से बच्चे को कोई भी क्षति ना हो, कोई चोट ना लग पाए। अगर थोड़ा बहुत लगता है, जैसे नॉर्मली खेलकूद में हल्का फुल्का लगता है, तो उसके लिए फर्स्ट एड होना चाहिए। हर एक चीज़ की हर चीज़ के लिए अध्यापक को जो है तैयार रहना चाहिए। और बच्चों के बारे में ये सारी चीज़ें जानने के लिए बाल मनोविज्ञान या बाल विकास की जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए। अगला है इससे न केवल शारीरिक विकास की मदद मिलेगी बल्कि बालक के सामाजिक विकास में भी मदद मिलेगी। संभावित जीवन स्थितियों के लिए पर्याप्त समायोजन सुनिश्चित करने के लिए ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियां निर्मित की जानी चाहिए जो शारीरिक, मानसिक और अन्य कार्यों के प्रभावी समन्वय का कारण बन सकती है। यहाँ पर यह बताया गया कि जो भी हमने ऊपर पॉइंट सारे रखे कि विद्यालय में खेलकूद होना चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी देनी चाहिए, तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि इससे न केवल शारीरिक विकास होगा बल्कि बालक के सामाजिक विकास में भी मदद मिलेगी। बालक कहीं ना कहीं विद्यालय से हट के समाज में भी रह रहा है, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर रहता है, तो समाज में भी अच्छा करता है, तो सामाजिक विकास में भी मदद मिलता है। और समाज में अगर कोई चुनौती आ जाती है, जैसे सामाजिक कार्य के दौरान या समाज में रह रहा है बच्चा, कभी उसके सामने कोई ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति आ जाए जिसमें कि बच्चे को जो है अगर जो भी चीज़ें उसने विद्यालय से सीखी हैं अगर उसका उपयोग वो कर सकता है तो वहाँ पर वो उसका उपयोग करेगा। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल रख रहे हैं कि विद्यालय में जो है खेल कूद के दौरान एक दौड़ की प्रतियोगिता होती है। ठीक है, दौड़ की प्रतियोगिता हो रही है, बच्चा वहाँ पे दौड़ना सीख रहा है, अपनी दौड़ को और बेहतर कर रहा है। और कभी बच्चा बाहर गया, अगर उसके सामने कुछ ऐसा हुआ कि कुछ लोग जो है कुछ लोग ऐसे हैं जिससे कि देख के बच्चे को लग रहा है कि नहीं यहाँ पर ये लोग सही नहीं है, तो बच्चा जो है अगर उसकी स्पीड अच्छी है दौड़ने की तो फटाक से जो है दौड़ के जा सकता है। या कोई
ऐसा जंगली जो है जानवर हो सकता है जो कि अगर बच्चे के पीछे पड़ गया तो बच्चा अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर विद्यालय में उसे प्रोटेक्शन सिखाया गया तो उस चीज़ का भी उपयोग कर सकता है। साथ ही दौड़ अच्छी है तो वो दौड़ के भी अपनी जो है भाग सकता है वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं जो भी बच्चा विद्यालय में सीखता है, शारीरिक गतिविधि के दौरान सीखता है, वो बालक समाज में रह के सामाजिक जो विकास है उसमें भी उसको मदद मिलती है, सामाजिक समायोजन कर पाता है। अगर उसको समाज में कोई भी इस तरह की चुनौती आ जाती है जिससे रिलेटेड वो विद्यालय में कुछ चीज़ें सीखा हुआ है तो उसका उपयोग वो यहाँ पर कर सकता है सामाजिक चुनौतियों के सामने। जैसे हमने कहा कि कराटे होते हैं, ठीक है, इस तरह के जो चीज़ें सेफ्टी के पर्पज़ से सिखाई जाती हैं। अगर बच्चा वो चीज़ सीखा हुआ है तो अगर बच्चे को बाहर अगर कभी ऐसे लोगों से प्रॉब्लम हो गई जो कि उसको परेशान कर रहे हैं तो वो उन चीज़ों का उपयोग कर सकता है और अपने आप को बचा सकता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अगला हमारा है, एक शिक्षक को एक अच्छा योजनाकार होना चाहिए। कक्षा और बाह्य क्षेत्रों को ध्यान से स्थापित किया जाना चाहिए ताकि बालक को ऐसे माहौल में ऐसी दिलचस्प, उत्तेजक, सार्थक और चुनौतीपूर्ण चीज़ें मिल सके जो व्यवस्थित, सुरक्षित और उद्देश्य की भावना रखती हों। मतलब देखिए यहाँ पे बताया क्या गया है कि शिक्षक को जो है एक अच्छा योजनाकार होना चाहिए। जैसे शिक्षक कोई भी कार्य कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी करा रहा है, चाहे वो कक्षा में हो चाहे कक्षा के बाहरी क्षेत्र में हो, तो वो अध्यापक को उसकी मतलब अध्यापक की प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि बालक जो है उस माहौल में उसको जो भी मतलब बालक को कोई भी माहौल अगर मिले तो बालक हर माहौल से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीखे जो कि व्यवस्थित हो, सुरक्षित हो और उद्देश्य से पूर्ण हो, ठीक है, उद्देश्य भावना रखती हो, मतलब कोई भी गलत चीज़ ना मिले। अध्यापक को एक ऐसा माहौल, एक ऐसा मतलब एक इन्वायरमेंट स्थापित करना चाहिए कि बच्चे के सामने अगर कोई भी चुनौतीपूर्ण चीज़ें आएँ, दिलचस्प चीज़ें आएँ तो वो उनका सामना जो है अच्छे से कर सके। साथ ही बच्चा जो है जो भी चीज़ें जैसे अगर कोई भी माहौल या कोई भी इन्वायरमेंट अध्यापक द्वारा सेट किया गया बच्चे को कुछ सिखाने के लिए तो बच्चा उस चीज़ को सीखे। और अध्यापक को चाहिए कि जो भी चीज़ें वो सिखा रहा है वो क्या होनी चाहिए, वो उद्देश्य से परिपूर्ण होनी चाहिए, कि मतलब उसका उद्देश्य जो है अच्छा होना चाहिए और सुरक्षित होनी चाहिए, साथ ही व्यवस्थित होनी चाहिए। जैसे अध्यापक, हमने ये कहा कि अध्यापक की योजना अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि अध्यापक ने मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट के लिए बच्चों को कहा कि हम भ्रमण के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है, हम एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं यहाँ पे कि अध्यापक को कोई भी टॉपिक पढ़ाना है और अध्यापक उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए अध्यापक ने योजना बना ली कि अगर हमको ये टॉपिक बच्चों को समझाना है तो इसके लिए हमें बच्चों को जो है वो चीज़ें दिखानी पड़ेगी। जैसे हमने कोई भी पार्क वगैरह के हमने डिसाइड कर लिया कि बच्चों को हमको वहाँ पे पेड़ों के बारे में सिखाना है या फिर कोई और चीज़ सिखानी जो वहाँ पे मौजूद है, तो हमने कहा बच्चों को कि आज हम लोग वहाँ पे भ्रमण के लिए चलेंगे। तो वो गोल क्या है, अध्यापक का वहाँ पे मकसद क्या है कि बच्चे को वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। वो जो भी चीज़ कर रहा है वो क्या है, उद्देश्य की भावना उसकी अच्छी है, सुरक्षित है, व्यवस्थित है। तो ये अध्यापक की जो है ड्यूटी है कि वो कोई भी कार्य करे तो बिल्कुल योजना से करे ताकि बच्चे जो है हर चीज़ अच्छे से सीख सके, दिलचस्प चीज़ें सीख सके, सार्थक चीज़ों से रूबरू हो सके, अगर चुनौतीपूर्ण चीज़ें हैं तो उस चीज़ के बारे में जान सके। तो ये होता है एक अध्यापक का कर्तव्य या ड्यूटी। अगला पॉइंट है, शिक्षकों द्वारा छात्रों को शारीरिक विकास, व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वस्थ भोजन की आदतों के बारे में व्यावहारिक जानकारी दी जानी चाहिए। यानी जैसे अध्यापक का ये भी कर्तव्य है कि बच्चों को शारीरिक विकास के बारे में, बच्चों को क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत है वो चीज़ें बताना, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बताना, स्वस्थ भोजन की आदत, ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर जो है विकसित करना, ये अध्यापक का कहीं ना कहीं कर्तव्य है। और इन सभी चीज़ों के लिए अध्यापक को बाल विकास के बारे में या बाल मनोविज्ञान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अध्यापक ही बच्चों को जानकारी देता है। अगला पॉइंट है, विकास के विभिन्न चरणों के बारे में एक संपूर्ण और सटीक जानकारी छात्रों को अपने स्वयं के बदलते व्यक्तित्व और जीवन में अपने लक्ष्य के बारे में एक सटीक तस्वीर विकसित करने में मदद करेगी, जो बालकों को उनके शरीर में अचानक विकास और हार्मोनल प्रभावों के बारे में तर्कहीन चिंताओं को विकसित करने से रोकेगी। ठीक है, अब देखिए विकास के, जैसे हम सभी जानते हैं कि विकास जो बाल विकास है उसके अलग अलग चरण होते हैं और हम शैशवावस्था से बाल्यावस्था और बाल्यावस्था से फिर हम किशोर अवस्था की तरफ बढ़ते हैं। तो हम सभी को पता है कि जब हमारा जो शरीर है जब वो क्या होता है कि हमारे किशोरावस्था की तरफ अग्रसर होता है तो उस टाइम हमारे शरीर में अचानक काफ़ी कुछ हार्मोनल बदलाव भी होते हैं, हमारे शारीरिक बदलाव भी कुछ ऐसे होते हैं। तो बच्चे जो है उस चीज़ से
घबराएं नहीं, या जो है बच्चे वहाँ पे कोई गलती ना कर दें, इसके लिए जो है उनको उस चीज़ की जानकारी जो है होनी चाहिए। और ये जानकारी देने का कार्य भी कहीं ना कहीं अध्यापक का ही है। अध्यापक बच्चों को इस चीज़ के बारे में रूबरू कराए, बच्चों को बताए कि व्यक्तित्व जो है आपका धीरे धीरे शारीरिक विकास जो है वो होता रहेगा। साथ ही हर चरण में बच्चे का किस तरीके से विकास होता है, व्यक्तित्व विकास, उनको क्या लाइफ में आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, कहाँ पर गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, ये सब कुछ हमें जो है शारीरिक विकास या विकास के जो विभिन्न चरण हैं उसमें हमें जानकारी बच्चों को मतलब होनी चाहिए। और ये काम जो है अध्यापक ही करता है। ये अध्यापक को करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है विद्यालय में व्यतीत करते हैं, और वहाँ पे बच्चे अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चों से मिलते हैं। तो बच्चा किसी भी तरीके से किसी जो है गलत राह पे ना चल पाए, इसके लिए अध्यापक को चाहिए कि अध्यापक उन चीज़ों के बारे में बच्चों को बोले, बताए। क्योंकि कहीं ना कहीं घर के मेंबर शायद उतने अच्छे से नहीं बताते हैं, संकोचवश या इतने फ्री नहीं होते हैं। पहले तो नहीं थे, अब तो शायद काफ़ी हद तक चेंजेज आ गए हैं, लेकिन अध्यापक बहुत बताता है क्योंकि वो चीज़ें हमारे सिलेबस में रहती हैं। तो अध्यापक उस चीज़ के बारे में बच्चों को रूबरू कराता है, उनको समझाता है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, क्या होगी आगे जाके, कैसे रहेगा सब कुछ, आपको कहाँ पर गलतियाँ नहीं करनी है। तो ये अध्यापक का ही कर्तव्य है, और ये अध्यापक तभी अच्छे से कर पाएगा जब अध्यापक बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के बारे में अच्छे से जानेगा। अगला पॉइंट है, बालकों में उनके शारीरिक स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति के बारे में सकारात्मक और स्वस्थ भावनाओं को विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अध्यापक का ये भी काम है कि बालक में जो भी शारीरिक स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति है वो क्यों है, कैसी है, कहाँ, उसमें जो है कहीं ना कहीं सकारात्मक जो भावना है और स्वस्थ जो भावना है वो विकसित करने का बच्चों में प्रयास करना चाहिए कि आपकी बॉडी में या फिर आपके व्यवहार में जो भी चेंजेज आ रहे हैं वो जो है नेचुरल है, वो समय के साथ होता है। ये हमें बच्चों को बताना पड़ेगा, ये काम अध्यापक ही कर पाता है अच्छे से। अगला है, जिन बालकों को यह महसूस होता है कि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, उनमें आत्मविश्वास विकसित होने की संभावना सबसे अधिक है और इसमें और सुधार होगा। जैसे अगर हम बच्चों को ये बता दें कि जैसे हमने शारीरिक की चेंजेज की बात करी, तो शारीरिक बदलाव की अगर हम बात कर रहे हैं कि बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में बच्चा जाता है तो उसके शारीरिक बदलाव काफ़ी ज़्यादा होते हैं, हार्मोनल बदलाव होते हैं। तो अध्यापक उनके बारे में बच्चों को बताए कि ये कोई भी चीज़ गलत नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है, ये होता है। ऐसा नहीं कि आप कोई बीमारी हो गई आपको, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, ये नेचुरली सबके साथ होता है, आप कोई अलग नहीं है। तो बच्चा जब इस चीज़ से रूबरू होता है, उसको ये पता चलता है, तो वो अपने आप को जो है स्वस्थ महसूस करता है कि नहीं ये तो सबको होता है, मेरे साथ भी सही हो रहा है। तो उसमें एक आत्मविश्वास जागृत होता है, जिसको सबको पता है कि आत्मविश्वास अच्छा होने पर बालक भी अच्छा महसूस करता है और अपने काम में लगा रहता है और अच्छी चीज़ें करता है। ये हमने एक शारीरिक परिवर्तन की बात की। उसी तरह से जैसे हम खेल कूद की बात कर रहे हैं, ये तो एक फेज से दूसरे फेज में, जैसे बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाने पे क्या बदलाव होते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसे अध्यापक बच्चों को खेलकूद प्रतियोगिता करवाए, खेलकूद विद्यालय में उपलब्ध कराए, बच्चों को एक्टिव रहने के लिए कहे, तो उससे भी बच्चा जो है, जब बच्चा ये सारी चीज़ें करता है तो बच्चा खुद भी स्वस्थ महसूस करता है और उससे बच्चे की आत्मविश्वास जो है वो विकसित होती है। अगला पॉइंट है, इसके विपरीत जिन बालकों को यह महसूस होता है कि उनके शरीर में कुछ गड़बड़ है, उनमें आत्मविश्वास जगाने और पर्याप्त उपलब्धियां हासिल करने का मौका कम होता है। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर बच्चों को न पता हो, यानी बच्चों को अगर हम कहीं ना कहीं बच्चा जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हो, उसके शरीर में कुछ गड़बड़ हो, तो उससे क्या होता है कि बच्चा मानसिक रूप से भी परेशान रहता है और उसके आत्मविश्वास जो है वो डाउन हो जाती है और कोई भी बड़ी चीज़ हासिल करने में, उपलब्धि हासिल करने का मौका शायद उसे नहीं मिल पाता है या फिर कम हो जाता है। अगला पॉइंट है, इसलिए एक शिक्षक को बालकों को स्कूल के खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके उनमें कल्याण की भावनाओं को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। यानी यहाँ पे कहा गया है कि ये अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी तो आत्मविश्वास आएगा उसमें। इसीलिए अध्यापक को चाहिए कि बालकों को स्कूल के जो खेल वगैरह हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, उनमें भाग लेने के लिए बच्चों को मोटिवेट करे, प्रोत्साहित करे और बच्चों को ये कहे कि आप लोग बिल्कुल खेलिए, कूदिए, प्रतियोगिता में भाग लीजिए। इससे आप को जो है एक एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं एक्टिविटी आपकी रहेगी और वो आपको ही बेनिफिट देगी। तो इससे कल्याण की भावना को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है अध्यापक जो ये सारी चीज़ें करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। लास्ट में यहाँ पर है, शिक्षकों को वांछनीय प्रतिक्रियाओं को सुदृढ़ करना चाहिए और अवांछनीय प्रतिक्रियाओं को समाप्त करना चाहिए, लेकिन दंड का संयम से उपयोग करना चाहिए।
मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे हम पहले क्या होता था कि अध्यापक जो है डांटता था, मारता था बच्चों को। तो मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ। मतलब जैसे आजकल क्या हो गया है कि बच्चों को मारना नहीं है, ठीक है। तो आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो एक ऐसा फेज होता है जो कि ज़रूरी है। हाँ, मैं उस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ जहाँ पे आप बहुत ही गंदे तरीके से बच्चों को मारते हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली पनिशमेंट तो होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो एक डर जो रहता है ना, क्योंकि आज आप देखो तो मारना बिल्कुल मना हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल मना हो गया, तो उससे बच्चों के अंदर जो डर था ना वो नहीं है। बच्चों को अब बहुत आसानी से पढ़ाया जाता है और कोशिश की जाती है कि बच्चा जो है पढ़े। लेकिन एक जो हम लोगों की जनरेशन फेस करके आई है ये सारी चीज़ें, कि नहीं, वो एक जो डर होता है उसकी वजह से हम पढ़ते थे। तो अगर बच्चा ऐसे ही पढ़ ले तो बहुत, ये तो सब लोग चाहता है कि बच्चा ऐसे पढ़ ले, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि सभी बच्चे ऐसे ही पढ़ लें बिना किसी डर के। तो डर बहुत ज़रूरी है। तो अध्यापक को चाहिए कि जो भी अवांछनीय प्रतिक्रियाएँ हैं उसको सुदृढ़ करे, बच्चों को समझाए वगैरह, ये सब अच्छे से करे। लेकिन थोड़ा डर हो तो उसके लिए आप भले मारिए मत, लेकिन कुछ आप पनिशमेंट के तौर पे कह सकते हैं। जैसे आपकी कंप्लेंट आपके घर वालों से कर दी जाएगी, या आपको जो है पनिशमेंट के तौर पे आपको रूम के बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। इस तरह की पनिशमेंट आप दीजिए, वो ताकि बच्चों में एक थोड़ा सा डिसिप्लिन आए, थोड़ा डर आए, ताकि वो पढ़ाई अच्छे से करे। लेकिन जो अवांछनीय प्रतिक्रियाएँ हैं बच्चों को लेकर शिक्षक की, वो ख़त्म होनी चाहिए। जैसे आप बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं, काफ़ी न्यूज़ आपने सुनी होगी कि बहुत बुरी तरीके से मार दिया किसी का, कोई बेहोश हो गया, या फिर कोई और, किसी को हाथ वाथ में प्रॉब्लम आ गई, किसी को कान में प्रॉब्लम आ गई, अध्यापक ने इतना ज़ोर से मार दिया। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मारना है या दंड देना है तो उसकी भी थोड़ी सी मर्यादा होनी चाहिए, जिसमें कि आप रह के ये सारी चीज़ें करें। तो यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में बताया गया कि शिक्षक को चाहिए कि जो वांछनीय प्रतिक्रिया है वो उसको सुदृढ़ करे, लेकिन जो अवांछनीय प्रतिक्रियाएं हैं उसको वो समाप्त करे। और अगर दंड दे रहे हैं तो उस दंड का संयम से उपयोग करे, कि किसी बच्चे को किसी रूप से, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से हार्म ना हो। तो ये जानकारी अध्यापक को तब हो सकती है जब अध्यापक जो है बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के बारे में अच्छे से समझेगा, जानेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्यों ज़रूरी है शिक्षकों के लिए भी बाल विकास की जानकारी, या बाल विकास क्यों आवश्यक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। मैं जो हैंड रिटन नोट्स है मैं सोच रही हूँ उसको भी शुरू कर दूँ, क्योंकि श्योर सीरीज में ना बहुत खिचड़ी की तरह लिखी होती हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मेरा काम था ये कि जो चीज़ें लिखी हैं उसको समझाना, इसलिए मैं वो ही काम कर रही हूँ। लेकिन मैं अपने जो हैंड रिटन नोट्स बनाऊँगी वो आप देखिएगा ज़रूर, उसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे और मैं उसको समझाते हुए चलूँगी। आप एक बार भी वीडियो देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।